नमस्कार, न्यूज़ रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक आज़ाद देश में हैं जो सुविधाओं से लैस और संपन्न देश है। लेकिन इस देश ने आज़ाद होने और सुख सुविधा को इकट्ठा करने में कितनी समस्याओं और पीड़ाओं का सामना किया है, इसका एहसास शायद हम में से कुछ एक को ही हो। अगर सच कहें तो रोज़ की भाग दौड़ और चिंताओं से भरी दुनिया में व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी इन पीड़ाओं का एहसास नहीं रह पाता है कि आखिर इस देश ने आज़ादी के पहले, आज़ादी मिलने के दौरान और आज़ादी के बाद कई वर्षों तक ऐसी यातनाएं और दर्द सहे हैं जिनके कुछ चित्र और प्रसंग सुनने मात्र से ही आपकी रूह की जड़ें हिल जाती हैं। आपके शरीर में कपकपाने वाली ठंडक दौड़ जाती है, रक्त प्रवाह निर्बाध हो जाता है और मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं उभरने लगती हैं। YouTube पर आपको ऐसे कई व्यक्तिचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री और वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो आपको उस त्रासदी का छोटा सा अनुमान लगाने का मौका देते हैं। लेकिन यहाँ हम 45 मिनट की एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जो इसी साल 2022 में आई है और मात्र 45 मिनट की यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देती है। फिल्म को अशोक त्यागी ने बनाया है और अमोल राम सिंह कोले ने मुख्य भूमिका निभाई है। मुझे नहीं पता आप में से कितने इस फिल्म से वाकिफ़ हैं और कितनों ने इस फिल्म को देखा है, पर यहाँ पर मैंने इसकी बात इसलिए करना उचित समझा क्योंकि इसके कोर्ट रूम ड्रामा और कलात्मक फिल्मी स्टाइल यानी कि आर्टिस्टिक फिल्म स्टाइल ने एक अलग ही छाप छोड़ी है। आप जब इस फिल्म के दृश्यों को, मुख्यतः कोर्ट रूम ड्रामा के दृश्य को देखेंगे तब आप अपनी नज़र को घुमा नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ इस दृश्य में भारत के इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से परिचित कराया जाता है, वहीं एक व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति निर्बाध प्रेम भी देखने को मिलता है। यहाँ मैं नाथूराम गोडसे के द्वारा किए गए कृत्य, जिसमें उन्होंने गांधी को मारा, का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे एक फिल्मी कलात्मक स्टाइल के द्वारा फिल्म को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आपको वो बताता हूँ जो मैं इस फिल्म के विषय में कहना चाहता हूँ। शुरुआत से ही फिल्म आपको आज़ादी के उस दर्दनाक इतिहास की याद दिलाता है जो भारत की प्रत्येक मानव जाति के लिए नासूर है, जिसे जितना खुरेदेंगे उतना बढ़ेगा। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि हम उस इतिहास को याद ना रखें और उसे भुला दें। फिल्म में संवाद और चित्रों यानी कि डायलॉग और सीन के माध्यम से तोड़े जा रहे हिंदुओं के घर, मकान, गाड़ियां और सामान शुरुआत में ही आपको एक ऐसा निर्जीव शरीर बना देते हैं जिसके पास आज सब कुछ है, लेकिन वो इतिहास को सुधार नहीं सकता। शायद इसीलिए बड़े बुजुर्गों की बातें सत्य साबित होती हैं कि ना तो इतिहास सुधारा जा सकता है और ना पुनर्जीवित। इतिहास को बस कोसा जा सकता है, जिसमें अच्छाई पर तालियां बजाई जा सकती हैं और गलतियों से सबक सीखे जा सकते हैं और आंसू बहाए जा सकते हैं। फिल्म के शुरुआत में जहां रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी में जानवरों के समान ठूसे हुए इंसान दिखते हैं, वहीं सड़कों पर कूड़े के समान फेंके गए उजड़े हुए लोगों के शरीर दिखते हैं, जिनका हाथ कहीं और पड़ा है तो धड़ कहीं और। इन मृत शरीरों में सिर्फ बुजुर्ग और युवा नहीं होते हैं, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों लिंग के छोटे छोटे शिशु भी देखने को मिलते हैं। सब सड़क पर पड़े हैं, जिनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है। और ऐसी नृशंस परिस्थिति का कारण था पाकिस्तान और उसके कायदे आजम जिन्ना को कायदे आजम गांधी बुलाते थे। फिल्म में साफ साफ बताया है कि कैसे आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाने का प्रयास होने लगा, उस वक्त पाकिस्तानी वहसी सभी नहीं पर अधिक मात्रा में भीड़ यह चाहते थे कि हिंदुओं को सिर्फ यहाँ से भगाया ना जाए, बल्कि इन बदनसीबों को जाते जाते भयंकर रक्तताप, क्रूरता, पशुता, अमानुषता और अवहेलना के भावों की गहराई से अनुभूत भी कराई जाए। फिल्म में दिखाया है कि कैसे नादान बच्चे जो शिशु की श्रेणी में आते हैं, वो सिर्फ इसलिए मर गए थे क्योंकि वो जिस नल से पीने का पानी पीना चाहते थे उसे धार्मिक घृणा के कारण तोड़ दिया गया था। इस फिल्म को देखते हुए 1946 में हिंदी भाषा में बनी फिल्म धरती के लाल की याद आ जाती है कि कैसे 1943 में पड़े अकाल यानी कि फेमाइन ने भारतीयों को बिना पानी और अन्न के मरने पर मजबूर कर दिया था और इंसान को वहशी भेड़िया बना दिया था। खैर, फिल्म पर लौटते हैं और बात तब खटकती है जब इन विस्थापितों और मजलूमों को भारत देश का भी सहारा नहीं मिला और उनसे दोबारा उसी देश यानी कि पाकिस्तान में जाने को कहा गया, जहां हिंदुओं की लाशों को कुत्ते नोच रहे थे और गिद्ध उनके मांस को लेकर आसमान में उड़ रहे थे।
लेकिन आपको बता दें उस दौर में भी भारत में रह रहे मुसलमानों से कहा जा रहा था कि वो भारत को छोड़कर ना जाएं और जो चले गए वो भी वापस भारत को लौटकर आ जाएं। इन सब के बीच फिल्म का मुख्य केंद्र उस विषय को दिखाना था जब नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। इस कृत्य को भारत के अब तक के सबसे दुर्दांत कृत्यों में गिना जाता है। फिल्म में उस कृत्य के लिए नाथूराम गोडसे पर अदालत में चल रही बहस और दलीलों के बाद उस दृश्य को प्रमुखता से दिखाया है जब नाथूराम ने बिना कोई वकील किए खुद ही अपने अंदर चल रही ज्वलित उत्तेजना को जज के सामने रखना उचित समझा। अगर मैं इतिहास को छोड़ फिल्म की कलात्मक शैली का उल्लेख करूं तो पूरी फिल्म मानवीय भाव के करुणा यानी कि इमोशनल साइड को कुरेदती है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग और उच्चारण हुआ है वह आपको फिल्म से जोड़ने के साथ आपके दिल में टीस पैदा करने की क्षमता रखता है। जिस तरह का प्रदर्शन अमोल कोल्हे द्वारा किया गया है वह जीवंत है और कोर्ट रूम में मौजूद सारे ही कलाकार उस दौर की छवि को साफ साफ सामने रखते हैं। इस फिल्म को चलाने वाले अमोल कोल्हे ही हैं जिन्होंने अभिनय और संवादों के उच्चारण से शरीर में ऐसी बिजली पैदा की है जो आपको कई दिनों तक याद रह जाती है। पटकथा यानी कि स्क्रीन प्ले को लिखते वक्त यह ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी गांधी जी और उनका देश के प्रति किए गए योगदानों को दुनिया भूल ना जाए। पटकथा में स्वयं गोडसे द्वारा गांधी के सम्मान में एक प्रसंग भी कहा गया है, वो आपको बताते हैं। गोडसे कहते हैं कि यदि मैंने गांधी जी का वध किया तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा, ये मुझे मालूम था। लोग मुझसे घृणा करने लगेंगे। जो सम्मान मुझे प्राणों से भी प्यारा है वो नष्ट हो जाएगा। मैं भी मर जाऊंगा पर देश अमर होगा। मुझे गालियां मिलेंगी परंतु विश्व में भारत का नाम होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का वध करने का निर्णय लिया। मेरे जीवन का अंत तो तभी हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई। मैं तब से एक अनासक्त जीवन व्यतीत कर रहा हूं। गांधी जी ने देश को जो योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं और इसीलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ था। जिस तरीके से संवादों को दिखाया गया है उस भाषा और शब्दों का चयन कर पाना आज किसी भी लेखक के लिए संभव ही नहीं है। इसके अलावा चरित्र का ऐसा निर्माण कर पाना और उसे गहराई में जाकर प्रदर्शित कर पाना यह भी शायद पटकथा और पूरी टीम के सहयोग से संभव हुआ होगा। हाँ, यहाँ पर अमोल कोल्हे की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अगर निर्देशन यानी कि डायरेक्शन की बात की जाए तो वह भी इस तरीके से दृश्यों को दिखाता है कि मॉडर्न छायांकन यानी कि सिनेमेटोग्राफी के साथ आपको 40-60 के दशक में बनी कुछ महान फिल्म जैसे धरती के लाल, घर घर की कहानी, पहला आदमी और समाज को बदल डालो जैसी अन्य फिल्मों की झलक मिलती है। फिल्म में प्रयोग ब्लैक और वाइट सिनेमेटोग्राफी के द्वारा मुख्यतः लोगों के दिल में संवेदनाएं की भावना पैदा करने की कोशिश करी गई है। फिल्म में आप कोर्ट रूम में बैठे हर व्यक्ति से परिचित होते हो और उनकी संवेदनाओं से जुड़ते भी हो। फिल्म को पूर्ण शिद्दत से बनाया गया है जिसका प्रमाण फिल्म खुद देती है। फिल्म अखंड भारत अमर रहे की कल्पना के साथ खत्म होती है और आपके भीतर इतिहास को टटोलने और उस पर विचार विमर्श करने की जिज्ञासा पैदा कर जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।